नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपके अपने चैनल अभी की पाठशाला पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस में अगर देखें तो प्राचीन इतिहास के क्वेश्चंस की, ठीक है? प्राचीन इतिहास के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस अगर देखे जाएँ तो पिछले जो रेलवे के एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी में पूछे गए हैं। इसके अलावा जो देश की विभिन्न परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है? तो फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों में और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है, माना जाता है कि गौतम जो कि सिद्धार्थ थे ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक कौन से स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था? ठीक है, आपको आंसर करना है। क्या होगा? प्रागबोधि, कपिलवस्तु, राजगीर, इत्खोरी। आपको सीरियल नंबर्स पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर्स पे ध्यान देना है क्योंकि सीरियल नंबर इधर-उधर है, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चंस को हमने शामिल नहीं किया है, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा ईज़ी थे उन क्वेश्चंस को भी हमने शामिल नहीं किया है। तो आप सीरियल मत देखिएगा, आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर देखिए और आंसर करिए, क्लियर है? तो अगर बात करें यहाँ पर कौन सी जगह पर 6 साल तक जो बुद्ध जी थे, उन्होंने शुद्ध चित्त से ध्यान किया था, वो कौन सी जगह है? तो वो जगह है प्राग बोधि। कौन सी जगह है? प्राग बोधि वो जगह है जहाँ पर बुद्ध ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति से पहले शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाता है, क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मध्य भारतीय बोली है? संस्कृत से ये काफी हद तक संबंधित तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक है। सराइकी, वरहदी, पाली या फिर पैसाची। बताइए कौन सी वो भाषा है जिसमें बौद्ध धर्म ग्रंथ अधिकतर लिखे गए हैं? ये कौन सी भाषा है? ये भाषा है पाली भाषा, ठीक है? कौन सी भाषा है? ये पाली भाषा है। पाली भाषा की बात करें अगर, तो ये एक इंडो आर्यन भाषा है जो उत्तरी भारत में प्रारंभ हुई थी और गौतम बुद्ध जी ने पाली भाषा में ही अपना उपदेश दिया था, ठीक है? त्रिपिटक, दीपवंश और महावंश पाली भाषा में लिखे गए कुछ ग्रंथ हैं, क्लियर है? पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गढ़ से था? किस गढ़ से गौतम बुद्ध का संबंध था? लिच्छवी गणराज से, शाक्य गणराज, मौर्य गणराज या फिर मल्ला से? बताइए किस गणराज से संबंधित थे गौतम बुद्ध जी? सही जवाब फटाफट कमेंट पे आप कर दीजिए। तो गौतम बुद्ध की बात करें तो हम सभी जानते हैं ये कौन से गणराज से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे कौन से? शाक्य गणराज से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? शाक्य गणराज से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है? कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है? भिक्षुड़ियों द्वारा, एक मिनट, भिक्षुड़ियों द्वारा जो रचित छंदों का एक संग्रह है, कौन सा? विनय पिटक, महावमसा, दीपवमसा या फिर सुत्त पिटक? कौन सा है बताइए, जो कि थेरी गाथा का एक हिस्सा है? थेरी गाथा देखा जाए तो प्रारंभिक जो प्रबुद्ध महिलाओं की छोटी कविताओं का एक संग्रह है जो बड़ी भिक्षुड़ियां थी, ठीक है? और ये बात करें ये किसमें वर्णित है? ये सुत्त पिटक में, ठीक है? किसमें? सुत्त पिटक का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सुत्त पिटक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन पिटकों में से अभिधम पिटक डैश से संबंधित है? जो अभिधम पिटक है वो किससे संबंधित है? दार्शनिक मामलों से, संघ में शामिल होने वाले शासकों से, बुद्ध की भिक्षाओं से या फिर सारनाथ स्तंभ संबंधी कहानियों से? किससे संबंधित है अभिधम पिटक? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अभिधम पिटक की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये दार्शनिक मामलों से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये संबंधित है दार्शनिक मामलों से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
उस बौद्ध धर्म का नाम बताना है आपको जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है, उस बौद्ध ग्रंथ का आपको नाम बताना है। अभिधम्म पिटक है, विनय पिटक है, त्रिपिटक है या फिर सुत्त पिटक है। इसमें जो भिक्षु भिक्षु थे उनके लिए नियम दिया गया है, बताइए। त्रिपिटक के देखा जाए तो तीन विभाजन होते हैं। इसमें से जो पहला है वो थेरवाद बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ का है, ठीक है। और दूसरा जो अभिधम्म पिटक है वो भिक्षुओं की जो शिक्षा और विद्वतापूर्ण गतिविधियों से रिलेटेड है, ठीक है। और सुत्त पिटक में बुद्ध की मुख्य शिक्षा शामिल है। तो तीन ये पिटक होते हैं। और बात करें यहाँ पर भिक्षुओं के लिए जो नियम है वो है विनय पिटक में। इसमें विनय पिटक में दिए गए हैं भिक्षुओं के नियम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? कौन एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? रघुवंशम, अभिधर्मा कोश, विष्णु पुराण या फिर ऋतु संहार? कौन सा एक जो बौद्ध ग्रंथ है इनमें से बताइए। इनमें से कौन एक बौद्ध ग्रंथ है? तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? वो है अभिधर्मा कोश, ठीक है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? अभिधर्मा कोश एक यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये भारतीय बौद्ध विद्वान वसुबंधु द्वारा संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है। श्रवकायन बौद्ध धर्म का मुख्य स्रोत था। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। रघुवंशम की बात करें तो जो रघुवंश है वो कालिदास द्वारा रचित है। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ये कालिदास द्वारा रचित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है आपको बताना है। पहला कह रहा उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म जो ग्रंथ है पाली में लिखे गए। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे और गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल में हुआ था। बताइए इनमें से कौन सा गलत दिया गया है? कौन सा गलत दिया गया है आपको ये बताना है। यहाँ पर अगर बात करें, कह रहा उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया था। ये बात एकदम सही है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, हम सभी को पता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में लुम्बिनी की जगह पर हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, यही बात गलत हो जाती, क्योंकि जो गौतम बुद्ध के जो चिकित्सक थे निजी वो कौन से थे? वो जीवक थे, ठीक है। कौन था? जीवक इनका निजी चिकित्सक हुआ करता था, ठीक है। और जो चरक थे, चरक तो जो कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व की अवधारणा डैश से जुड़ी है? बताइए बोधिसत्व की अवधारणा किससे जुड़ी है? जैन धर्म से, सिख धर्म से, महायान बौद्ध धर्म या फिर हीनयान बौद्ध धर्म से जुड़ी है? तो जैन धर्म सिख धर्म आप ऐसे ही क्रॉस कर सकते हैं। आपको सिर्फ इन दोनों में सोचना है कि महायान बौद्ध धर्म से रिलेटेड है बोधिसत्व की अवधारणा या फिर हीनयान बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बताइए क्या होगा सही जवाब इसका। बोधिसत्व क्या होता है? तो बोधिसत्व उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसने सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए बोधचित्त एक सहज इच्छा और दयालु मन उत्पन्न किया हो, ठीक है। तो इसमें जो सही जवाब है वो क्या है? वो है महायान। बुद्ध की जो छवियों की पूजा महायान में एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई है। महायान जो बौद्ध धर्म है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसी में बौद्ध की बुद्ध बोधिसत्व की अवधारणा मिलती है। क्लियर है? हीनयान बौद्ध धर्म क्या होता है? तो ये थेरवाद बौद्ध धर्म है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश है उसमें प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बौद्ध धर्म की कौन सी संस्कृति अपने तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जानी जाती है? बताइए बौद्ध धर्म की कौन सी संस्कृति तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जानी जाती है? थेरवाद, महायान, हीनयान या फिर वज्रयान? बताइए कौन सी तांत्रिक विधियों जो अनुष्ठान है उसके लिए जानी जाती है?
तो ये कौन सी जानी जाती है? ये जानी जाती है वज्रयान। ठीक है, कौन सी? वज्रयान जो शाखा है बौद्ध धर्म की, वो जानी जाती है तांत्रिक अनुष्ठान के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की किस शाखा को महान व्रत वाहन कहा जाता है? बताइए, क्या कहा जाता है? महान व्रत वाहन यानी कि बृहत वाहन। थेरवाद को कहा जाता है वज्रयान, महायान या अभिधम पिटक को। इसको बोला जाता है महान वाहन। तो ये किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है महायान को। ठीक है, किसको बोला जाता है? महायान को महान वाहन भी बोला जाता है। क्लियर है? नाम से ही आप याद कर लीजिए, महायान और महावाहन। क्लियर है? इसी से याद हो जाएगा। या बुद्ध की स्वगिरिता और बुद्ध की मूर्ति पूजा तथा बुद्ध प्रकृति के प्रतीक बोधिसत्वों में विश्वास करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ होता है? बौद्ध धर्म में जो अभय मुद्रा दी गई है भगवान बुद्ध की, वो किसका प्रतीक है? बुराई से बचना, निर्भीकता, ज्ञानोदय या फिर उपदेश। किसका प्रतीक है अभय मुद्रा? अभय मुद्रा की अगर बात करें तो यह आश्वासन और सुरक्षा का संकेत होता है, जो भय को दूर करता है और हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य भारतीय धर्मों में दिव्य सुरक्षा और आनंद प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है निर्भीकता, वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अभय का अर्थ क्या होता है? अभय मुद्रा का अर्थ वो होता है निर्भीकता। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राजधानी शहर नहीं थी? बताइए, कौन सा एक राजधानी शहर नहीं थी? उज्जैन, अवंती, श्रावस्ती या फिर कौशाम्बी। कौन सा एक राजधानी शहर नहीं था? तो कौन सा नहीं था राजधानी शहर? वो था अवंती। ठीक है, अवंती राजधानी शहर नहीं था। क्लियर है? क्योंकि जो अवंती है, उज्जैन जो प्राचीन अवंती साम्राज्य की राजधानी हो जाती है। ठीक है, जो उज्जैन है वो किसकी? अवंती की ही राजधानी हो जाती है। तो अवंती क्या है? महाजनपद है जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? उज्जैन हुआ करती थी। श्रावस्ती किसकी राजधानी है? तो श्रावस्ती देखा जाए तो कौशल की राजधानी है। किसकी? कौशल महाजनपद की राजधानी है। कौशाम्बी किसकी है? तो कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी है। किसकी? वत्स महाजनपद की राजधानी है कौशाम्बी। और श्रावस्ती आपको कौशल महाजनपद की राजधानी मिल जाएगी। लेकिन अवंती जो है वो राजधानी नहीं है, बल्कि खुद महाजनपद है। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मगध राज्य की राजधानी थी? मगध की राजधानी इनमें से कौन थी? वैशाली, उज्जैन, राजगीर या फिर कौशाम्बी। बताइए, जो मगध राज्य था उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? सही जवाब क्या होगा? बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? राजगीर। क्या हो जाएगा? राजगीर जो थी वो मगध राज की राजधानी हुआ करती थी। राजगीर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रॉयल्टी का घर या फिर राजगृह। ठीक है, क्या बोला जाता है? राजगृह या फिर रॉयल्टी का घर। ये मगध राज की पहली राजधानी थी। अजात शत्रु जो था उसका जो पुत्र उदयन राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया था। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अशोक की जो अधिकांश शिलालेख हैं कौन सी भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अमायिक और ग्रीक में थे? बताइए, अशोक के अधिकांश जो शिलालेख डैश भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अमायिक और ग्रीक में थे? पाली में, संस्कृत, प्राकृत या फिर तमिल में? बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा? ये कौन सी भाषा में थे? ये थे प्राकृत भाषा में। किस में थे? प्राकृत भाषा में ये लिखे गए मतलब लिखे गए थे शिलालेख। तो आंसर आपका
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। और बात करें यहाँ पर पाली, तो पाली भाषा में क्या था, तो पाली भाषा में जो क्या बोलते हैं, जो प्राकृत भाषा में ये लिखे गए थे कौन, शिलालेख, और जो धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे वो लिखे गए थे पाली भाषा में। जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हुआ करते थे और साहित्य हुआ करते थे वो पाली भाषा में लिखे जाते थे, लेकिन जो शिलालेख थे वो प्राकृत भाषा में थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने 272 268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासन काल के दौरान चट्टानों पर अपने शिलालेख खुदवाए थे? अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर बृहद्रथ ने? किसने चट्टानों पर शिलालेख खुदवाए थे? तो चट्टानों पर जो शिलालेख खुदवाने वाला जो पहला शासक था वो कोई और नहीं बल्कि अशोक था। ठीक है, कौन था? अशोक था। इसी ने पत्थर की सतहों और चट्टानों और स्तंभों पर लेख अंकित करवाया था। ठीक है, और इसके जो अधिकांश शिलालेख थे वो प्राकृत भाषा में थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? गिरनार, कलसी, शिशुपालगढ़ या फिर सन्नती? बताइए, कहाँ पर अशोक के शिलालेख स्थित हैं गुजरात में? तो ये कहाँ पर मिल जाएंगे? ये मिल जाएंगे आपको गिरनार में। ठीक है, कहाँ पर मिल जाएंगे? गिरनार में मिल जाएंगे। गिरनार क्या है? तो गिरनार जो जूनागढ़ है गुजरात में, उसमें स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। अशोक के गिरनार शिलालेख माउंट गिरनार पहाड़ी के मार्ग पर स्थित हैं। शिलालेखों में पाली भाषा में ब्राह्मी लिपि है और यह 250 ईसा पूर्व के हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष डैश में अशोक के राजादेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी? बताइए, कौन से ईयर में किया था इन्होंने? 1857 में, 1876, 1837 या फिर 1890 में? बताइए कब किया था? फटाफट से आंसर छाप दीजिए। जेम्स प्रिंसेप को प्राचीन भारत की खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपियों को समझने के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। अशोक के शिलालेख अशोक महान द्वारा स्तंभों, बड़े पत्थरों और गुफा की दीवारों पर उत्कीर्ण 33 शिलालेख हैं। ठीक है, जिसमें शहबाज गढ़ी जो कि पाकिस्तान में है और मन सेहरा जो कि पाकिस्तान, शिलालेख खरोष्ठी लिपि के उदाहरण हैं। जबकि जो अधिकांश शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। सिर्फ दो ही हैं जो खरोष्ठी लिपि में है। कौन से? एक शहबाजगढ़ी का अभिलेख और एक मनसेहरा का। तो ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको भी याद रखिएगा। और ये कब आए आए थे, इन्होंने कब व्याख्या की थी? तो वो की थी 1837 में। कब किया था? 1837 में इन्होंने ये व्याख्या की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रक रोड को कई शासकों ने विकसित किया था। मौर्यों के शासनकाल में इसे क्या कहा जाता था? उत्तरा पथ बोला जाता था, बादशाही सड़क बोला जाता था, परबी पथ बोला जाता था या राजपथ बोला जाता था? बताइए, मौर्य काल में इसे क्या बोला जाता था? सही जवाब क्या होगा बताइए। इसको देखें तो ये अफगानिस्तान में बल्ख से लेकर पश्चिम बंगाल में ताम्रलिप्तिका या फिर तामलुक तक जाती थी। ठीक है, और ये किस नाम से जाना जाता था उस टाइम पे? तो ये उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उत्तरापथ के नाम से ये जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने मौर्य प्रशासन में विभिन्न विभागों के नियंत्रक के रूप में अध्यक्षों का उल्लेख किया था? बताइए, किसने मौर्य जो प्रशासन था उसमें विभिन्न विभागों के नियंत्रक के रूप में अध्यक्षों का उल्लेख किया है? स्ट्रैबो ने, कौटिल्य ने, मेगास्थनीज ने या फिर पिलनी ने? बताइए, किसने ये उल्लेख किया था? मेगास्थनीज की अगर बात करें तो ये एक यूनानी शासक जो सेलुकस निकेटर था उसका राजदूत हुआ करता था। और स्ट्रैबो कौन है? स्ट्रैबो भी एक यूनानी भूगोल वेत्ता, दार्शनिक और इतिहासकार हैं। और कौटिल्य के बारे में आप जानते ही हैं।
तो सही जवाब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा। कौटिल्य जो कि एक महान अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। यही इनका और जो नाम है वो चाणक्य और विष्णुगुप्त होता है। ठीक है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने ही विभिन्न विभागों के नियंत्रक के रूप में अध्यक्षों का उल्लेख किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अशोक को किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? बताइए, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें में, 10वें में, पहले में या फिर चौथे में? कौन से वाले में मिलता है कलिंग युद्ध का जिक्र? तो ये किस में मिलता है? ये मिलता है 13वें शिलालेख में। कौन से? 13वें शिलालेख में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? बताइए, संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता कौन है इसमें से? अशोक, कनिष्क, बिंबिसार या फिर कृष्णदेव राय? कौन है? आसान क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तो ये कौन थे? ये थे अशोक। ठीक है, अशोक की जो पुत्री थी उसका नाम संघमित्रा था और जो पुत्र था वो था महेंद्र वर्मन। ठीक है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? विशाखदत्त, ब्रह्मगुप्त, मोगलन, वराह, मिहिर? बताइए, कौन है चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक? तो कौन है? ये हो जाते हैं वराह मिहिर। कौन होता है? वराह मिहिर को चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है, उनके ये 9 रत्नों में से एक थे। इनके और भी जो 9 रत्न थे उनके जो नाम हैं, अमर सिंह, धन्वंतरी, हरिसेन, कालिदास, कैपनक, शंकु, वराह मिहिर, ठीक है, और बेताल, भट्ट, वरुचि हो जाते हैं। ये सभी क्या हैं? इनके 9 रत्न हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल ये क्या थे? भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल ये क्या थे? मौर्य काल के महान संत हैं ये। गुप्त काल में प्रशासनिक विभाग हैं। अश्वमेध यज्ञ में अनुष्ठान है या फिर चंद्रगुप्त के दरबार में मंत्री थे ये सब? बताइए, कौन है ये सब? भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल। तो इनकी बात करें, ये कौन थे? तो ये गुप्त काल के समय में प्रशासनिक प्रभाग हुआ करते थे। ठीक है, प्रशासनिक जो विभाग हैं वो हुआ करते थे। ये सारे भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? मगध काल को, मौर्य काल को, मुगल काल को या फिर गुप्त काल को? किसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना गया है? फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो ये माना गया है गुप्त काल को। इसको गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें जो है गणित, खगोल विज्ञान, मूर्तिकला, कला और साहित्य के क्षेत्र में बहुत उपलब्धियां हासिल हुई थी। ठीक है, और गुप्त काल की जो स्थापना है वो कौन किया था? वो श्रीगुप्त किए थे। ठीक है, और इसके जो प्रसिद्ध शासकों में देखा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाते हैं। ठीक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाते हैं, समुद्रगुप्त हो जाते हैं, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ की ऊंचाई कितनी है जिस पर समुद्रगुप्त से जुड़े शिलालेख हैं? 40 फीट ऊंचा है, 35 फीट या 30 फीट या 25 फीट ऊंचा है? कितना ऊंचा है इलाहाबाद का स्तंभ? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, जो संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है, और शिलालेख हरिशेर जो कि जो समुद्रगुप्त थे उनका दरबारी कवि था, उनके द्वारा
लिखा गया था। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी थी, तो इसकी ऊंचाई थी 35 फीट। कितनी? 35 फीट इसकी ऊंचाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। कहाँ पर एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था चौथी शताब्दी में गुप्तों ने? वातापी में, मगध में, अवध में, मालवा में, कहाँ पर किया था बताइए। मगध साम्राज्य की अगर यहाँ पर हम बात करें तो मगध साम्राज्य पर 3 राजवंशों ने राज्य किया था। ठीक है, कौन से? हर्यक, जो कि बिंबिसार द्वारा स्थापित था, शिशुनाग, जो कि शिशुनाग द्वारा स्थापित था, और नंद राजवंश, जो कि महापद्मनंद द्वारा स्थापित था। ठीक है, और इसी मगध साम्राज्य पर ही एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था चौथी शताब्दी में गुप्तों ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट आंसर हो जाता है मगध। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? गुप्त वंश से, चालुक्य वंश से, मौर्य वंश से, या फिर पुष्यभूति वंश से संबंधित थे? बताइए, हर्षवर्धन किससे संबंधित थे? तो ये किससे संबंधित थे? ये संबंधित थे पुष्यभूति राजवंश से। ठीक है, किससे संबंधित थे? पुष्यभूति राजवंश से ये संबंधित थे। इसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने थानेसर पर शासन किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? मतलब यहाँ पर पढ़ाई भी की और उसके बाद शिक्षण कार्य भी किया। इत्सिंग, कुबलई खान, हुएनसांग, या फिर फाहियान, कौन था बताइए। इसके अगर दौरे की बात करें तो ये एक चीनी यात्री था, और इसने भारत का दौरा 405 से लेकर 411 ईस्वी के आसपास किया था। ठीक है, फाहियान की बात हो रही है यहाँ पर, और इसका जो सही जवाब है वो तो ह्वेनसांग है। ठीक है, हमने जो अभी बताया भारत का दौरा जो चीनी यात्री फाहियान ने किया था वो 405 से 411 ईस्वी में किया था, लेकिन जो इसका सही जवाब है वो है ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग का जो दौरा था वो 627 से लेकर 643 ईस्वी के समय पर हुआ था, जो कि उस समय किसका शासन काल था? उस समय भारत में हर्षवर्धन का शासन काल था। ठीक है, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ह्वेनसांग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोल राजवंश के शिलालेखों के अनुसार डैश वह भूमि है जो मंदिरों को उपहार में दी गई है। तो मंदिरों को उपहार में दी जाने वाली भूमि को चोल राजवंश में क्या बोला जाता है? वेल्लान वागी, तिरुडाम तुक्कनी, सालाभोगा, ब्रहदे ब्रह्मदे, बताइए क्या बोला जाता है? जो वो भूमि जो मंदिरों को उपहार में दी जाती है। इसे देवदान भी बोला जाता है। तो ये कौन सी होती है? ये तिरुड़ा मतुक्कनी होती है। क्या होता है? तिरुड़ा मतुक्कनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, तिरुड़ा मतुक्कनी। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखा जाए साला भोगा जो होता है, साला भोगा किस भूमि को बोला जाता है? तो जो विद्यालय के लिए यानी कि विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको साला भोगा बोलते हैं। ठीक है, और जैन संस्थाओं को दान में जो दी जाती थी भूमि उसको क्या बोलते थे? उसको पल्ली छद्दनम बोलते थे, या फिर पल्ली छंदम बोलते थे। ठीक है, और यहाँ जो वेलान वागी दिया है, क्या दिया है? वेलान वागी जो दिया है, वेलान वागी कौन सी भूमि होती थी? तो ये गैर ब्राह्मण किसानों, जो किसान मालिक होते थे उनकी भूमि होती थी, जो गैर ब्राह्मण होते थे। और ब्रह्मदेय कौन सी होती थी? तो ब्रह्मदेय जो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी उसको बोलते थे। तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई ब्रह्मदेय, गैर ब्राह्मणों के लिए गैलानवागी, विद्यालय को दी गई साला भोगा, और तिरुड़ा तिरुड़ा मतुक्कनी हो गई मंदिरों को दी जाने वाली भूमि। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस मंदिर को महान जीवित चोल मंदिर कहा जाता है? कांचीपुरम में कांची कैलाश नाथ मंदिर, सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर,
तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर। बताइए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। इसको महान जीवित चोल मंदिर कहा जाता है। तो ये किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर है उसको बोला जाता है जीवित चोल मंदिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये कहाँ पर मिलेगा, ये भारत के तमिलनाडु में स्थित है। यह मंदिर अगर देखा जाए तो 11वीं शताब्दी में राज राजा चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया है और ये भगवान शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, जिन पुस्तकों में ईसा मसीह के जीवन अभिलेख दर्ज हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, जिन पुस्तकों में ईसा मसीह के जीवन के अभिलेख दर्ज हैं। धर्मोपदेश, इंजील, तौरात या फिर साम या साल्म। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। ईसा मसीह के जीवन के अभिलेख जो हैं वो कौन सी पुस्तक में दर्ज हैं। ईसा मसीह के बारे में जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं वो चार धर्म वैधानिक इंजील है। क्या है, इंजील हैं। और ये चार धर्म वैधानिक इंजील कौन कौन से हैं, तो ये हैं मैथ्यू का इंजील, मार्क का इंजील, ल्यूक का इंजील और जॉन का इंजील। ठीक है, और इन प्रत्येक पुस्तक में हमें ईसा मसीह के जीवन, सेवकाई, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। संन्यास, मोक्ष, अर्थ या वैशेषिक। कौन सी हिंदू धर्म की दार्शनिक विचारधारा है बताइए। तो हिंदू धर्म की जो प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है वो है वैशेषिक। ठीक है, इसका वैशेषिक विचारधारा है जिसका प्रतिपादन की बात करें तो इसका प्रतिपादन कड़द ऋषि ने किया था। कौन से, जो कड़ाद ऋषि थे उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, इसका वैशेषिक का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया और उसे डैश कहा गया। बताइए, पैगंबर मोहम्मद के जो कथन थे या फिर दैनिक शिक्षा थी उनकी मृत्यु के बाद कौन सी बुक में संकलित किया गया है उसको। हदीस में, कुरान में, सरिया में या फिर सुन्ना में। बताइए कहाँ पर ये सारा संकलन किया गया है। तो मोहम्मद साहब के जीवन के दौरान या फिर उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ये नहीं लिखा गया था। ठीक है, ये बाद में लिखा गया था। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है हदीस। ठीक है, क्या नाम है, हदीस इसका नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कुरान की अगर हम बात करें तो कुरान इस्लाम धर्म का जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हो जाता है। ठीक है, और सरिया की बात करें तो सरिया क्या होता है, सरिया धार्मिक एक कानून होता है। ठीक है, मुसलमानों में धार्मिक कानून होता है जो इस्लामी परंपरा का एक हिस्सा है, तो वो सरिया होता है। सुन्ना क्या होता है, सुन्ना इस्लामी पैगंबर मोहम्मद की परंपराएं और प्रथाएं होती हैं। ठीक है, तो इस सारे ऑप्शंस के बारे में भी हमने बता दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है। बताइए, ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे, कौन ईसाई धर्म का संस्थापक है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और ये कहाँ के हैं, गैलीली के, नजारेत के, बेथलहम के या फिर हाइफा के। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ईसाई धर्म के जो संस्थापक हैं वो जीसस क्राइस्ट को माना जाता है। ठीक है, और जीसस क्राइस्ट का जन्म स्थान कहाँ है, वो है बेथलहम में। ठीक है, बेथलहम जो यरूशलेम है इजराइल की राजधानी वहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर देखें तो यहाँ पर सी आंसर इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है। कौन भारत में ईसाई धर्म लाता है सबसे पहले। वास्को डी गामा, रानी विक्टोरिया, रानी एलिजाबेथ या फिर सेंट थॉमस।
तो भारत में अगर ईसाई धर्म लाने वाले पहले व्यक्ति की बात करें तो वो था सेंट थॉमस। ठीक है, कौन था? सेंट थॉमस थे। ये 52 ईस्वी में भारत के से प्रेरित होकर केरल के तट पर पहुंचा था। ठीक है, कहाँ पर पहुंचा था? केरल के तट पर पहुंचा था, और इसने सेंट थॉमस चर्च की भी स्थापना किया था। कहाँ पर? केरल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में अद्वैत का सिद्धांत किसने दिया था? अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया है? रामानंद ने, वल्लभाचार्य ने, रामानुज ने, या फिर आदि शंकराचार्य जी ने? किसने दिया है अद्वैतवाद का सिद्धांत? आसान क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दे दीजिए। तो अद्वैतवाद के सिद्धांत की अगर बात करें तो ये भारतीय दार्शनिक जो आदि शंकराचार्य जी थे, कौन? आदि शंकराचार्य जी थे, उन्होंने ही दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आदि शंकराचार्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के संदर्भ पर आधारित है? मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, या फिर ऋतुसंहार? ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी रचना में भगवान शिव और देवी पार्वती जी के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनके बारे में बताया गया है। तो ये किसमें बताया गया है? ये बताया गया है कुमार संभवम में। ठीक है, किसमें बताया गया है? कुमार संभव जो रचना थी इनकी, उसी में ये बताया गया है कार्तिकेय के जन्म के बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गुणाढ़ का या फिर की पैसाची भाषा में लिखित है? बताइए। मृच्छकटिक, पंचतंत्र, बृहद कथा, या कथा सरित सागर? बताइए। जो गुणाढ़ है वो किसकी पैसाची भाषा में लिखित है? तो गुणाढ़ की बात करें तो ये किसकी पैसाची भाषा में? ये बृहद कथा की है। बृहद कथा की पैसाची भाषा में लिखा हुआ है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बृहद कथा का अर्थ क्या होता है? बृहद कथा का अर्थ होता है कहानियों का महासागर। क्या होता है? कहानियों का महासागर बोला जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक आपको बताना है। माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, या फिर निम्बार्क? कौन है विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक या फिर संस्थापक? तो विशिष्टाद्वैत के दर्शन के जो संस्थापक हैं वो रामानुजाचार्य को माना जाता है। किसको माना जाता है? रामानुजाचार्य को विशिष्टाद्वैत का संस्थापक माना जाता है। रामानुज ने ब्रह्म सूत्र की अपनी व्याख्या में बोधायन का अनुसरण किया है। जो लोग ईश्वर भागवत की पूजा करते हैं, विष्णु स्वामी अगर बात करें तो विष्णु स्वामी हिंदू धार्मिक नेता जिन्होंने रुद्र संप्रदाय की शुरुआत किया था। ठीक है, और माधवाचार्य के बारे में बात करें तो माधवाचार्य को वेदांत के द्वैत स्कूल का मुख्य प्रस्तावक भी माना जाता है। और निम्बार्क की बात करें तो निम्बार्क ने क्या किया था? निम्बार्क ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विरासत स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? कोणार्क में, एलोरा में, खजुराहो में, या फिर हम्पी में? इसमें द्रविड़ शैली पाई गई है वास्तुकला की। तो ये किसमें मिलती है? ये मिलती है हम्पी में। ठीक है, कहाँ पर मिलेगी? हम्पी में ये मिलती है। हम्पी कहाँ पड़ेगा? तो ये विजयनगर में पड़ेगा। ठीक है, विजयनगर में पड़ेगा ये। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में एक व्यक्ति को एक वस्तु के विरुद्ध तौला जाता था और वस्तु के वजन के बराबर मूल्य दान के रूप में दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? जल्लीकट्टू, तुलाभार, पुलिकली, थिमिथी? बताइए, क्या बोला जाता था इसे? जल्लीकट्टू की बात करें अगर तो जल्लीकट्टू तो एक त्योहार होता है। ठीक है, जल्लीकट्टू क्या होता है? पोंगल उत्सव में एक तो त्योहार के रूप में ये मनाया जाता है।
यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तुलाभार। ठीक है, क्या हो जाएगा, तुलाभार इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिकली क्या होता है, तो पुलिकली को तेंदुआ नृत्य के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, और ये केरल की एक कला है। थिमिथी क्या होता है, तो थिमिथी भी जो है फायर वॉकिंग समारोह इसको बोलते हैं, और ये तमिलनाडु का एक हिंदू त्योहार है जो द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पुरालेख का क्या अर्थ होता है। पुरालेख का क्या अर्थ होता है, सिक्कों का अध्ययन होता है, कंकालों का अध्ययन होता है, शिलालेखों का अध्ययन होता है, या फिर मानचित्रों का अध्ययन होता है। क्या होता है पुरालेख। तो पुरालेख की बात करें तो ये होता है शिलालेखों का अध्ययन। क्या होता है, शिलालेखों के अध्ययन को हम पुरालेख के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने 326 बीसी में भारत पर आक्रमण करने के लिए सबसे पहले किस नदी को पार किया था। सतलज, चिनाब, झेलम, या फिर सिंधु को। कौन सी नदी को सबसे पहले पार किया था। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सिकंदर ने भारत पर जब आक्रमण किया था तो सबसे पहले कौन सी नदी उसे मिली थी, तो सबसे पहले मिली थी उसे सिंधु नदी। ठीक है, उसने सिंधु नदी को सबसे पहले पार किया था। इसके बाद तक्षशिला की ओर आगे बढ़ा और झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित जो राज्य थे, जिसके जो शासक उस समय कौन हुआ करते थे, पोरस, और उनसे युद्ध किया था और उस समय पोरस पराजित हो गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हाइडे स्पीच युद्ध जो था वो किसने जीता था। हाइडे स्पीच का युद्ध किसने जीता, पोरस, सिकंदर, बाबर, या फिर अशोक ने। हाइडे स्पीच युद्ध का एक दूसरा नाम भी होता है, कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाइडे स्पीच के युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है। तो फटाफट छाप दीजिए, इसको बोलते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध। तो हाइडे स्पीच के युद्ध को अगर देखा जाए तो झेलम का युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झेलम का युद्ध भी इसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और जो ये युद्ध था वो सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था 326 ईसा पूर्व में, और ये झेलम नदी के किनारे ही हुआ था। और इसमें कौन जीता था, तो इसमें सिकंदर जीत गया था। ठीक है, कौन जीत गया था, सिकंदर जीत गया था और पोरस हार गया था। लेकिन पोरस की ईमानदारी और दयालुता से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य जो था वो वापस कर दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 10 कुमार चरित या 10 कुमार राजकुमारों की कहानियां जो थी वो उसकी जो रचना की थी वो किसने किया था। रास बिहारी द्विवेदी, भर्तृहरि, दंडी, बुद्ध स्वामी ने। बताइए सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा। 10 कुमार चरित की रचना किसने किया था। तो 10 कुमार चरित की जो रचना थी वो दंडी ने किया था। ठीक है, 10 कुमार चरित का मतलब होता है 10 राजकुमारों की कहानियां या 10 युवकों की कथा, और ये संस्कृत का एक उपन्यास है। ठीक है, संस्कृत का एक उपन्यास है, और इसका जो रचना है वो दंडी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी का संग्रह बृहत संहिता किसने लिखा था। बताइए बृहत संहिता की रचना किसने किया है, नागार्जुन ने, चरक ने, वराहमिहिर ने, या फिर कल्हड़ ने। किसने किया था बृहत संहिता की रचना। तो बृहत संहिता की रचना किसने किया था, वो किया था वराहमिहिर ने। ठीक है, किसने किया था, वराहमिहिर ने किया था। और वराहमिहिर किसका दरबारी कवि था, तो ये चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि हुआ करता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। बताइए विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने किया था, धर्मपाल ने, बल्लाल सेन ने,
गोपाल ने या फिर सामंत सेना ने? किसने किया था बताइए। तो किसने किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? तो ये किया था धर्मपाल ने। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था, जो कि गोपाल का पुत्र था। और गोपाल कौन थे? तो गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, कौन थे? गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे और इन्हीं का पुत्र था धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? मुगलों की मूर्तिकला के निशान, मौर्य वंश के दौरान चित्रों के निशान, प्रारंभिक द्रविड़ काल के निशान, या भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्रारंभिक निशान? क्या होगा आंसर बताइए। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो भीमबेटका के जो शैलाश्रय हैं उसमें भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्रारंभिक निशान मिले हैं। और भीमबेटका आपको कहाँ मिलेगा? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका राइट आंसर कर लेंगे। ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह अपनी तैयारी को धार देते रहिए। ठीक है, और एग्ज़ाम से पहले हमें एकदम मजबूत हो जाना है हर तरीके के क्वेश्चंस का रिवीजन करके। ठीक है, तो अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।